हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम 21 अगस्त 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एंड जितने भी आपके दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, उन सब के लिए भी हम आज के सेशन में करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ना सिर्फ हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू कैसे बनाए जा सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में अगर आपने इस डाटा का यूज करना है तो आप कैसे करके एक इफेक्टिव आंसर लिख सकते हैं। इन सारी बातों को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी कुछ है आज के सेशन में जानने के लिए जो आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इनहेंस करेगा। एंड इसी नोट पर नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं 21 अगस्त 2025 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं इसे। पहले समाचार में हमको पार्लियामेंट में रिसेंटली एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बारे में बात करनी है। जब से ये बिल संसद में रखा गया है तब से देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक भूचाल सा आ गया है। काफी जमकर इसके ऊपर डिबेट्स और डिस्कशंस हो रहे हैं एंड ये एक हॉट पोटैटो बना हुआ है करंट अफेयर्स का। हाई चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, एंड अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आया तो इंटरव्यू में इसके ऊपर एक कैंडिडेट से उसका ओपिनियन जो है वो मांगा जा सकता है। तो हम लोग इस समाचार को डिस्कस करते हैं। न्यूज है, बिल्स टू रिमूव प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स ऑन बीइंग अरेस्टेड इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट। मतलब ये कि अगर कभी ऐसा दिन आ गया कि भारत का प्राइम मिनिस्टर अरेस्ट हो गया, या ये दिन तो खैर हम लोगों ने देख ही लिए हैं कि किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर अगर अरेस्ट हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जब ये लोग अरेस्ट हो जाते हैं तो इनको इनके पद से हटाने के लिए एक बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में कर दिया गया। इनफैक्ट 3 बिल्स जो है वो रखे गए हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बिल है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025 और तीसरा है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। इन 3 बिल्स को लाया गया है और इसकी मदद से अगर कभी कोई ऐसा दिन आता है कि देश का प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार हो जाए, या फिर ये दिन तो खैर आते रहते हैं कि जब किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर या किसी यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर अगर गिरफ्तार हो जाए तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। अब पहला सवाल तो ये कि इस तरीके का अगर प्रोविजन लाना था तो उसके लिए कानून लेकर आ जाते। 3 अलग अलग बिल लाने की क्या जरूरत थी? तो जवाब यह है, यूनियन टेरिटरीज जो हैं आपकी, जैसे दिल्ली हो गया यूनियन टेरिटरी है, या फिर पौंडीचेरी हो गया यूनियन टेरिटरी है, इनके अपने लेजिस्लेचर्स हैं। मतलब डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये यूनियन टेरिटरीज हैं, यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं और इनके चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं, तो इसके लिए एक अलग कानून आपको लाने की जरूरत थी। जितने भी आपके राज्य हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स के लिए और आपका प्राइम मिनिस्टर जो है उसके लिए आप फिर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाए हैं जिसके तहत आप 130वां संविधान संशोधन करना चाहते हैं। और तीसरा, जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है जिसके बाद इसको यूटी बनाया गया था, उसका अपना एक अलग कानून है। तो अगर आपको कोई भी नया प्रोविजन वहां पर लेकर आना है तो उस जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का जो कानून है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ये स्पेसिफिकली उसके लिए। और इस तरीके से पूरे देश के जितने भी आपके स्टेट्स हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, और स्पेसिफिकली जो जे&के की यूटी है, इन तीनों के लिए इन तीनों के लिए आपका जो ये कानून आप लेकर आ रहे हो इसने इनको कवर कर लिया। तो इसलिए 3 कानून जो है लेकर आएगा। अब इसके प्रोविजंस क्या हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। एनी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स who are arrested and detained in custody for 30 consecutive days without obtaining bail on charges of committing an offense punishable with imprisonment of 5 years or more विल बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन 31st डे। तो ये जो बिल आया है इसमें क्या लिखा गया है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर हो, किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर हो, या कोई भी मिनिस्टर हो। अब मिनिस्टर से यहां पे मतलब कोई केंद्र सरकार का मंत्री भी हो सकता है, कोई राज्य सरकार का मंत्री भी हो सकता है, किसी यूनियन टेरिटरी की सरकार है उसका भी मंत्री हो सकता है। इनमें से कोई भी आदमी अगर अरेस्ट होता है और 30 दिन तक लगातार, 30 कंसेक्यूटिव डेज की बात हो रही है, 30 दिन तक अगर लगातार ये आदमी पुलिस की कस्टडी में रहता है, इस बीच में इसको बेल नहीं मिलती है। अगर बेल मिल गई तब तो एक अलग बात है, बट अगर बेल नहीं मिलती है, इन दैट कंडीशन जैसे ही 31वां दिन लगेगा, कस्टडी में आपके 30 दिन पूरे होंगे और 31वां दिन चालू होगा, आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा, या फिर आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाएगा कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। एंड यहां पर भी एक कंडीशन है कि अगर आपको अरेस्ट किया गया तो जाहिर सी बात है आपने कुछ अपराध किया होगा और उसके नाम पे फिर आपको उठाया गया होगा। तो अगर आपको ऐसे किसी अपराध के लिए उठाया गया है जिसमें अगर आपको सजा 5 साल या 5 साल से ज्यादा की होती है, तब यह कानून लागू होगा। ये याद रखिएगा, कानून क्या बोल रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री हो, किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर हो, या केंद्र या आपकी राज्य सरकार या फिर यूनियन टेरिटरी जहां पे सरकारें हैं वहां किसी का मिनिस्टर हो, अगर इनमें से कोई भी आदमी अरेस्ट होता है और ऐसे अपराध के लिए अरेस्ट होता है जिसमें अगर सजा हुई तो 5 साल या 5 साल से ज्यादा की सजा होगी, और पुलिस की कस्टडी में अभी इसको सजा हुई नहीं, अभी से भी अरेस्ट हुआ है, मगर ऐसे अपराध के एलिगेशन में अरेस्ट हुआ है या ऐसे अपराध के आरोप में अरेस्ट हुआ है जिसमें अगर सजा हुई तो 5 साल या 5 साल से ज्यादा की सजा होगी, और अरेस्ट जो है वो 30 दिन तक लगातार कंटिन्यू कर जाता है। 30 दिन तक लगातार अगर आप पुलिस के अरेस्ट में या डिटेंशन में रहते हो और आपको बेल नहीं मिलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, चीफ मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, कोई मिनिस्टर हो गया, कोई ऐसा
आदमी तो है नहीं कि आप उसको उठा लोगे तो फिर वो कोर्ट नहीं जाएगा। आप कोर्ट अगर मैटर को देखेगा और उसको लगता है कि अरेस्ट के बिना काम चल सकता है, इनको बेल दी जा सकती है, तब तो कोई बात नहीं, इन दैट कंडीशन फिर ये कानून लागू नहीं होगा। मगर अगर आप अरेस्ट हो गए, आप कोर्ट भी गए, आपने बेल लेने के लिए एप्लीकेशन भी लगाई और आपकी बेल की जो एप्लीकेशन है वो खारिज हो गई एंड 30 दिन आपके निकल गए हैं, तो जैसे ही आपका 31वां दिन चालू होगा वैसे ही आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा और आपसे एक्सपेक्टेशन ये किया जाएगा कि आप अपना इस्तीफा जो है वो लिखकर पद से हट जाएं, रिजाइन कर दें। अगर आप हट गए तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप नहीं हटे, इन दैट कंडीशन प्राइम मिनिस्टर के केस में प्रेसिडेंट आपको हटा सकते हैं और चीफ मिनिस्टर के केस में गवर्नर आपको हटा सकते हैं, और अगर यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है तो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको हटा सकते हैं। तो पॉइंट यह है, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट को लिख सकते हैं और प्रेसिडेंट आपको हटा सकते हैं। तो पॉइंट यह है, इस तरीके से कानून जो है काम करेगा। फिर से एक बार मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि सपोज कर लीजिए, इनफैक्ट ये कानून लाया क्यों गया इसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इस कानून को लाने के पीछे की वजह है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, जिन लोगों को अभी ध्यान नहीं है उनके लिए बता रहा हूं, कुछ वक्त पहले अरेस्ट हुए थे। जिस वक्त वो अरेस्ट हुए थे, लिकर स्कैम करके पूरा केस हुआ था दिल्ली सरकार में। तो या इनफैक्ट इस तरह से कह सकते हैं कि लिकर स्कैम के नाम से पूरा का पूरा केस बना था, जिसमें दिल्ली सरकार के काफी सारे मंत्री भी जो हैं पहले अरेस्ट हो चुके थे। अरविंद केजरीवाल के जो करीबी थे वो भी अरेस्ट हो चुके थे एंड फाइनली फिर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर थे वो अरेस्ट होते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं बेल के लिए, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अब देखें होता क्या है, अभी तक भारत की राजनीति में ये एक प्रथा सी चली आ रही थी कि अगर कोई नेता अरेस्ट होता है और इस तरीके से जेल चला जाता है, अब अगर वो कोई मंत्री है तो एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि जैसे फिर वो जेल जाएगा वैसे वो रिजाइन कर देगा और रिजाइन करने के बाद में कोई और व्यक्ति को वो चीफ मिनिस्टर या जो भी मंत्री का पद है वो दे देगा। जैसे लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में जब अरेस्ट हुए थे तो उनकी वाइफ को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था। इसी तरीके से आपके झारखंड के जब चीफ मिनिस्टर जब अरेस्ट हुए थे तो उन्होंने भी रिजाइन किया था, उनकी जगह पर किसी और को जो है मिनिस्टर बनाया गया था इस तरीके से। तो ये प्रथा चली आ रही थी। केजरीवाल साहब ने यह किया कि जब उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको फिर जेल में डिटेन किया गया तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर पद से रिजाइन नहीं किया। अब प्रॉब्लम यह है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो सरकार का मुखिया होता है और मुखिया बैठा हुआ है जेल में। अब जेल में अगर आपका मुखिया बैठा हुआ है तो फिर सरकार कैसे चलेगी? उन्होंने बोला नहीं नहीं हम तो यहीं से चला लेंगे, और अब कोर्ट ने फिर उसके बाद में यह मसला भी कोर्ट में गया तो कोर्ट ने फिर उनको हालांकि अलाउ तो किया कि ठीक है आप रिजाइन नहीं करना चाहते रहें, कोई बात नहीं है, मगर फाइलें जेल में नहीं जाएंगी और ये नहीं होगा वो नहीं होगा, इस तरीके से काफी सारी शर्तें लगा दी। कुल मिलाकर सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो सरकार चलाने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसका मजाक बन के रह गया था। जमकर राजनीति हो रही थी, आप वाले विक्टिम प्लेइंग कर रहे थे और जो अपोजिशन में थे बीजेपी और बाकी पार्टीज वो फिर राजनीतिक शुचिता का जो है उनको उल्हाना दे रहे थे। कुल मिला के कहानी यह है कि सरकार चल नहीं पा रही थी दिल्ली में। एक तो ये केस जो है उसके चलते, अब जैसे होम मिनिस्टर ने बयान दिया है कि इस पर्टिकुलर केस के चलते सरकार को अल्टीमेटली मजबूर होना पड़ा इस तरीके का कानून लाने के लिए, एंड ये एक प्रोमिनेंट रीजन है जिसके चलते ये कानून आया है। तो फिर इसको समझिएगा, अगर कोई आदमी अरेस्ट होता है, वो चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे किसी सूबे का किसी यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर हो, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कहीं पे मिनिस्टर हो, अरेस्ट हुआ, ऐसे अपराध के एलिगेशन या आरोप में अरेस्ट हुआ है जिसमें अगर सजा हुई तो 5 साल या 5 साल से ज्यादा के लिए सजा होगी। अब अगर आज अरेस्ट हुआ, कल परसों नरसों 30 दिनों के अंदर अगर उसको बेल मिल गई तब तो उस पर यह कानून लागू नहीं होता। फिर समझ लीजिएगा 30 दिनों के अंदर अगर वो सामने वाला बेल लेकर आ गया, जमानत पे छूट गया, कोर्ट ने उसको बेल दे दी, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगर बेल डिनाय हो जाती है, अगर आपको बेल नहीं मिलती, तो जैसे ही 30 से 31वां दिन लगेगा 30, और आप लगातार 30 दिन से जो है कस्टडी में है, पुलिस की अरेस्ट चल रहे हैं, तो जैसे ही 31वां दिन लगेगा वैसे ही आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप अपना इस्तीफा खुद लिखकर भेज देंगे, बट अगर आप भी केजरीवाल साहब की तरफ अड़ गए कि नहीं मैं तो यहीं जेल में रहूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा, इन दैट कंडीशन आपको फिर जो है रिमूव किया जा सकता है आपके पद से। प्रधानमंत्री हो गए तो प्रधानमंत्री के केस में प्रेसिडेंट जो है उनको रिमूव कर सकता है, और अगर चीफ मिनिस्टर हो गए राज्यों के तो उनके केस में गवर्नर कर सकता है, और अगर यूटी के हो गए तो उनके केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट को लिख देगा तो प्रेसिडेंट कर सकता है। ये जो है प्रावधान इसमें बने हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये बिल आया तो जो अपोजिशन के लोग थे उन्होंने काफी हो हल्ला इसके ऊपर मचाया है। जैसे ही इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, अपोजिशन ने एकदम हाय तौबा मचा दिया, खूब जो है शोर शराबा और हंगामा हुआ। बाद में इस बिल को फिर ज्वाइंट कमेटी जो है पार्लियामेंट की उसके पास में भेज दिया गया। अब जो ज्वाइंट कमेटी होती है पार्लियामेंट की, इसमें पार्लियामेंट के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के मेंबर्स होते हैं। तो 21 मेंबर जो है वो लोकसभा के हैं और 10 मेंबर इसमें राज्यसभा के हैं। कुल मिलाकर ये 31 मेंबर्स की जो कमेटी है, ये 31 मेंबर अब इस बिल के एक एक क्लॉज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर अपने रिकमेंडेशंस वगैरह ये आपके दोनों हाउसेज में इस बिल के ऊपर भेजेंगे और उसके बाद में इसको फिर से जो है प्रेजेंट किया जाएगा। कमेटी से अब ये बोला गया है कि जो भी आपने इसके एनालिसिस वगैरह करने हैं, कर करा के अपनी जो रिपोर्ट है वो विंटर का जो सेशन है, जो शीतकालीन सत्र लगेगा, तब तक आप हमें सबमिट करो, तो क्योंकि हम लोग विंटर के सेशन में लाकर इस बिल को पास करवाएंगे। अब आगे जैसा इसमें होता है, आगे जो भी इसमें फिर डेवलपमेंट्स होते हैं फर्दर वो मैं आपको बताऊंगा, मगर फिलहाल के लिए अपने को ये न्यूज के इतने एस्पेक्ट को याद रखना है। क्वेश्चन अगर बना तो यहीं से बनेगा कि किसी भी अपराध के लिए उठा लिया तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, जैसे ही आप अरेस्ट हो गए क्या वैसे ही रिजाइन करना पड़ेगा, इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे। तो फैक्ट्स अपने को याद रखना है।
30 कंसेक्यूटिव दिनों तक अगर आप अरेस्ट रहते हो और कोर्ट से बेल नहीं मिलती है और ऐसे अपराध के लिए उठाए गए हो जिसमें 5 साल या 5 साल से ज्यादा की सजा हुई है, इन दैट कंडीशन पीएम और सीएम सिर्फ अकेले की बात नहीं हो रही है, इसके अलावा आपके दूसरे अगर मिनिस्टर्स हैं उन पर भी ये कानून एज इट इज लागू होता है। तो ये जो है कानून लाया गया है और इसको पूरे देश में लागू करवाने के लिए 3 जो है कानून बिल इंट्रोड्यूस किए गए। उसमें स्पेसिफिकली अपने को याद रखना है ये जो 130वां जो संविधान संशोधन हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये रेलेवेंट है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। इससे ज्यादा इसमें अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ काम का नहीं है। बाकी अब हम लोग और कुछ आता है तो उसको डिस्कस करेंगे फर्दर, बट अभी के लिए इस न्यूज में इतना ही। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इस न्यूज में हमको बात करनी है अग्नि 5 के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि अग्नि 5 भारत में बनी हुई इंडिजिनस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब ये कि इसको भारत में ही डेवलप किया गया है और ये एशिया से दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक जाके मार कर सकती है। इसकी रेंज 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर के आसपास है और पोटेंशियल इसमें लगभग 7-7.5 किलोमीटर तक का जो है डिस्टेंस कवर करने का है। इसके अलग अलग जो है वेरिएंट्स भारत ने बना रखे हैं। कोई वेरिएंट जो है उस 1000 किलोमीटर का आपने बना रखा है, कोई 2 का बना रखा है, कोई 2500 किलोमीटर का बना रखा है। इसके अलग अलग जो है वेरिएंट्स बने हुए हैं। तो समाचार यह है कि अग्नि 5 का एक वेरिएंट है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर के आसपास है। इसका सक्सेसफुल जो है परीक्षण अभी रिसेंटली किया गया है। इस अग्नि 5 की एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसके कई सारी इंटरमीडिएट रेंज होती हैं, उसमें 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल का जो है रिसेंटली परीक्षण करके खत्म किया गया है। तो ये अपने को याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपल सा कि रिसेंटली कौन सी मिसाइल का परीक्षण हुआ है, तो हमको याद रखना है अग्नि 5 का परीक्षण हुआ या फिर अग्नि 5 रिसेंटली जिसके 5000 किलोमीटर के वेरिएंट का परीक्षण हुआ वो कैसी मिसाइल है। जवाब हो जाएगा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इंडिजिनसली भारत में डेवलप हुई है। किसी ने हमारी इसमें मदद नहीं करी, हमने इसको खुद बनाया है। ये 2-3 सवाल हैं जो यहाँ से अपने को याद रखने हैं, बाकी इससे ज्यादा काम का यहाँ से कुछ नहीं है। एंड ये क्वेश्चन अगर या फिर इस करंट अफेयर से अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो जो डे 1 के एग्जाम्स होते हैं उसमें यहाँ से पूछा जा सकता है। एसएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो या इसके अलावा जो दूसरे एग्जामिनेशंस हैं जो एसआई वगैरह के वो करवाते हैं, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो सीडीएस है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, नेशनल डिफेंस एकेडमी या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इस तरीके के डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। यूपीएससी में चांसेस कम है, सिविल सर्विसेज में कि यहाँ से कुछ पूछा जाए, बट फिर भी ये 2-3 फैक्ट्स हैं जो अग्नि 5 के बारे में हमको याद रखना है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये समाचार अपकमिंग जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए तो काम का है ही, यहाँ से सवाल आने की चांसेस ज्यादा हैं। यूपीएससी के जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा उसमें एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ बहुत काम की है। वहाँ पर एथिक्स का जो है क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है या फिर एथिक्स के किसी क्वेश्चन में इस करंट अफेयर के एग्जाम्पल को जो है कोट किया जा सकता है। तो इसको हमको अच्छे से कवर करना है। इट्स एन इंपॉर्टेंट न्यूज़। समाचार क्या है? बिल बैनिंग रियल मनी गेमिंग क्लियर्ड बाय लोकसभा। यानी कि इस तरीके के ऑनलाइन गेम्स जिसमें आदमी अपना पैसा डालता है और पैसा लगा के फिर उन गेम्स को खेलता है, जीतने पर उसको फिर डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा अमाउंट में पैसा मिलने के चांसेस हैं और हारने के केस में उसने जो पैसा लगाया है वो सारा का सारा पैसा डूब जाने की परिस्थिति है। इस तरीके के जितने भी आपके रियल मनी के गेम्स हैं इनको बैन करने के लिए एक बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था और इस बिल को लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया है। अब ये बिल राज्यसभा में गया है, राज्यसभा से भी हाई चांसेस है कि पास हो ही जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और जैसे ही प्रेसिडेंट साइन करते हैं ये कानून बनकर लागू हो जाएगा। अब इस बिल का नाम क्या है? द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। और जब कानून बन जाएगा तब इसका नाम क्या हो जाएगा? द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 जब ये कानून बन जाएगा। अब यहां पर इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि ये ऑनलाइन जो गेमिंग होती है या ऑनलाइन जो गेम्स खेले जाते हैं उनको प्रमोट करने में इंटरेस्टेड है, मगर साथ ही साथ ये उनका रेगुलेशन भी जो है वो कर रहा है, सरकार को रेगुलेट करने की भी पावर जो है उनको दे रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोहिबिट द ऑफरिंग, ऑपरेशन, फैसिलिटेशन, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन एंड पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन मनी गेम्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑनलाइन मनी गेम्स। मतलब ये कि ऐसे गेम्स जिसमें ऑनलाइन आपको अपनी तरफ से कुछ पैसा डालना पड़ता है और उसके बाद में आप खेलते हो, जीतने पर फिर आपको जो पैसा आपने डाला है उसका डबल ट्रिपल या जो भी एक सर्टेन अमाउंट है वो मिलने के चांसेस हैं, और अगर आप हार गए तो फिर आपका सारा पैसा जो है डूब जाएगा। इस तरीके के गेम्स अब जो है ना तो कोई आदमी उनको ऑफर कर सकता है ना इस तरीके के गेम चला सकता है। अगर किसी ने बनाकर किसी को दे दिए और बोला है कि तुम ऑपरेट करो तो ये भी करना गलत है। इस तरीके के गेम फैसिलिटेट करना अपने प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे एप्स वगैरह के प्लेटफॉर्म हो गए, वहां पे इस तरीके के गेम्स के एप्स को डालना ताकि आप वहां से डाउनलोड करके इनको खेल सको, ये भी अब जो है बैन हो जाएगा। इसके बाद फैसिलिटेट नहीं कर सकते, इनका एडवर्टीजमेंट बैन कर दिया जाएगा। अब ये तो आप लोगों ने भी खूब देखा होगा, इस तरीके के गेम्स के एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन खूब चलते रहते हैं। इसका प्रमोशन नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से एंड इस तरीके के गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर ऑनलाइन जो मनी गेम्स हैं जिसमें पैसा डाल के खेला जाता है, जो एक तरीके का जुआ है, इसको अब पूरी तरीके से सरकार ने बैन कर दिया है।
The bill provides for creation of an authority that will promote esports such as a creative and recreational industry but will not allow online money games / real money games। तो हालांकि क्योंकि इस कानून में यह भी कहा गया है कि हम लोग ऑनलाइन गेम्स को प्रमोट करना चाहते हैं मगर मनी गेम्स को प्रमोट नहीं करना चाहते, तो मनी गेम्स यानी कि पैसा लगा के आप इस तरीके के ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकते, उसको तो हम लोग आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं, वो तो कर ही नहीं सकते। मगर रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पर अगर आप ई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो, आप ऑनलाइन कोई ऐसे गेम्स वगैरह खेलना चाहते हो, तो उसके लिए भी हम लोग एक अथॉरिटी बनाएंगे और उस अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि इस तरीके के ई स्पोर्ट्स को क्रिएट किया जाए और इनको प्रमोट किया जाए। हालांकि इसमें पैसा नहीं डाल सकते, आप पैसा मत डालो, इसके अलावा आपको खेलना है खेलो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि रमी करके एक गेम होता है, ऑनलाइन खूब चलता है, मैंने तो खैर कभी खेला नहीं, बस नाम सुना है इसलिए मैं बता सकता हूं। एक तो यह है कि रमी को आप ऐसे खेलो कि उसमें मनी इन्वॉल्व हो, ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, ऑफलाइन वाले की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें आपने कुछ मनी जो है वो इन्वेस्ट किया है, कुछ मनी डिपॉजिट किया और उसके बाद में आपने जो है रमी खेली है। अगर आप जीत गए तो आपको जो पैसा है वो बढ़ के मिलेगा, और अगर आप हार गए तो फिर आपने जो पैसा डिपॉजिट किया वो सारा का सारा पैसा आपसे छीन लिया जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा यह है कि आप सिर्फ गेम खेलो, आप ऑनलाइन जो है उसको खेलो, मगर जीतने हारने का कोई नाटक नहीं है। जीत गए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, न्यूट्रल है, और अगर हार गए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, न्यूट्रल है। आपको खेल के मजा आया, आपका टाइम पास हो गया, आपका मूड फ्रेश हो गया, रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो गई, वो वाली बात ठीक है। तो अगर आप ये सेकंड कैटेगरी में चल रहे हो तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब तो उसके लिए सरकार खुद एक अथॉरिटी बना रही है कि जो इस तरीके के गेम्स को जो है प्रमोट करेगी ई स्पोर्ट्स के तौर पर, जिसको क्रिएटिव और रिक्रिएशनल इंडस्ट्री का पार्ट माना जाएगा। बट इसी खेल को अगर आपने पैसे इन्वॉल्व करा के खिलवाना शुरू कर दिया तो फिर ये मनी गेम बन जाएगा, और मनी गेम जो है ऑल टुगेदर बैन है। इस तरीके का गेम, ये कानून जैसे ही लागू होता है पास होने के बाद में उसको जो है ये चीज जो है फिर वो आपका गैर कानूनी भारत में हो जाएगी। तो ये फैक्ट जो है दोनों के बीच में अपने को समझना है। अब इसके चलते ये जो रियल मनी गेमिंग होती है वो होती क्या है, थोड़ा सा और इस पर बात कर लेते हैं। हालांकि मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिया, बट और देख लेते हैं। रियल मनी गेमिंग रिफर्स टू प्लेटफॉर्म लाइक ड्रीम 11 एंड पोकरबाजी वेयर प्लेयर रिस्क देयर मनी फॉर विनिंग। वही बात जो मैंने कही कि इस तरीके के खेल जिसमें आदमी पैसा लगाता है और उसके बाद में खेल खेलता है, जीतने पर पैसे ज्यादा बढ़ के मिलते हैं, हारने पर सब चला जाता है। इस तरीके के जो गेम्स हैं जिनको फैसिलिटेट करने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, ड्रीम 11 हो गया, पोकरबाजी हो गया, रमी सर्कल हो गया, इस तरीके के ये सारे प्लेटफॉर्म जो गेम खिलवाते हैं, ये सारे के सारे गेम मनी गेमिंग कहलाते हैं। अब अगर इसमें से आप पैसे वाला एलिमेंट हटवा दो और यही वाले गेम आप इनसे ऑनलाइन खिलवाते रहो तो फिर वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी या ई स्पोर्ट्स में आ जाएगा। अब ये जो इंडस्ट्री है, इन लोगों ने इस बिल के अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट रखे हैं। उनका कहना यह है कि ये जो सरकार बेसिकली ये बोल रही है कि हम लोग एक तरीके से गैम्बलिंग करवा रहे हैं। आदमी पैसा लगा रहा है, उसके बाद में गेम खेलता है, जीतने पर ज्यादा मिलते हैं और हारने पर सब लूज कर जाता है। तो सरकार ये बोल रही है कि एक तरीके की गैम्बलिंग है, एक तरीके का जुआ है। अब वो लोग जो पूरी की पूरी आपकी ऑनलाइन जो इंडस्ट्री खड़ी हो गई है मनी गेम्स की, उनका कहना यह है कि ये गैम्बलिंग नहीं है भैया, ये गेम ऑफ स्किल्स है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप जो है वो पैसा डाल रहे हो, नो डाउट अबाउट दैट, और जीतने हारने पर वो पैसा बढ़ता है घटता है, वो सारी चीजें हैं। मगर यहाँ पे कोई गेम चांस नहीं है, आपकी किस्मत नहीं है, आप लक के बेसिस पर ये पैसा हार या जीत नहीं रहे हो। आप यहाँ पे अपनी स्किल्स दिखाते हो। जो भी आपका ऑनलाइन गेम है आप उसमें स्किल्स दिखाओगे, जितनी अच्छी आपकी स्किल होगी उतना ज्यादा आप पैसा जीतोगे, और जितना आपकी स्किल खराब होगी वो आप लूज करोगे। वक्त के साथ में आपकी स्किल्स जो है वो इंप्रूव भी करती चली जाती हैं। तो जो स्किल वाले गेम होते हैं जिसमें आपकी कोई स्किल्स इस्तेमाल होती हैं, जिसमें आपकी क्षमता या आपकी जो क्वालिटीज यूज होती हैं, उसको आप गैम्बलिंग नहीं कह सकते, और गैम्बलिंग क्या कर आप उसे रेगुलेट नहीं कर सकते। इंडस्ट्री वालों ने ये नहले पे दहला मारने की कोशिश करी थी। सरकार ने ये बोला है कि ये जो गेम ऑफ चांस है, यानी कि किस्मत वाले जो गेम है जिसमें जैसे ताश के पत्ते हो गए, अब आपके हाथ में नहीं है कि आपके पास में कौन से पत्ते आने वाले हैं, तो उसके बेसिस पे फिर आप जीतोगे या हारोगे। इस तरीके के गेम कहलाते हैं गेम ऑफ चांस। और ये जो गेम ऑफ स्किल्स होते हैं जिसमें आप अपनी क्षमता लगाते हो, जैसे क्रिकेट हो गया या इस तरीके के गेम्स हो गया, चेस हो गया, आप कितना अच्छा चेस खेल सकते हो, या इस तरीके के जो दूसरे आपके गेम्स हो गए जिसमें आपकी स्किल्स मैटर करती हैं और उसके बेसिस पे आपके जीतने हारने के चांसेस होते हैं। सरकार का ये कहना है कि डजंट मैटर कि आप ये गेम ऑफ चांस खिलवा रहे हो चाहे गेम ऑफ स्किल्स खिलवा रहे हो, ऑनलाइन आप इसमें पैसा डलवा ही नहीं सकते। आप ये जो गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल्स का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, ये मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आप ऑनलाइन इस गेम में पैसा डलवा ही नहीं सकते। आप ये बोल ही नहीं सकते इस कानून के आने के बाद में कि तुम पैसा डालो, उसके बाद में अपनी स्किल्स दिखा के तुम ज्यादा पैसा जीत लोगे, अगर स्किल्स अच्छी नहीं है तो पैसा हार जाओगे। ये अब जो है खेल खेला ही नहीं जा रहा। ये गेम ऑफ स्किल्स वाला जो लफड़ा है यहाँ पे चलेगा ही नहीं। ऑनलाइन मनी गेमिंग हो ही नहीं सकती है, चाहे गेम ऑफ चांस के नाम पे खिलवाओ चाहे गेम ऑफ स्किल्स के नाम पे खिलवाओ, इररिलेवेंट है। ये सारे के सारे ऑनलाइन मनी गेम जिसमें पैसा डलवाया जाता है खेलने वाले से, वो बैंड है। बात खत्म, टाटा बाय बाय। तो इस तरीके से ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा था इंडस्ट्री की तरफ से, इसको भी जो है सरकार ने पूरी तरीके से नल एंड वॉइड कर दिया। अब इसमें पनिशमेंट क्या क्या है वो देख लेते हैं। अगर आप ये हरकतें करते हुए पकड़े गए ये कानून बनने के बाद में, तो फिर क्या होगा। imprisonment up to 3 years and or fine of up to 1 crore for entities offering or facilitating online money gaming। यानी कि ऐसी एंटिटीज जो या तो ऑनलाइन मनी गेम्स ऑफर कर रही हैं या फिर अपने प्लेटफॉर्म से पे वो इस तरीके के ऑनलाइन मनी गेमिंग्स के एप्स को और बाकी सारी चीज वेबसाइट्स को चलने दे रही हैं, अगर आपने इस तरीके की चीजें अलाउ करी या इनको किया, तो ऐसी कंडीशन में या तो आपको 3 साल की जेल होगी या आपके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना किया जाएगा, या दोनों हो सकता है कि 3 साल की जेल भी आपको भुगतना पड़े और 1 करोड़ का जुर्माना भी आपको देना पड़े। ऑल्सो द बिल प्रोहिबिट एडवर्टीजमेंट्स ऑफ ऑल सच गेम्स। अब इस तरीके के जितने भी आपके
गेम्स हैं या ऑनलाइन जो मनी गेम्स होते हैं, चाहे गेम ऑफ स्किल हो चाहे गेम ऑफ चांस हो, डजंट मैटर, इनका ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके का किसी एडवर्टीजमेंट नहीं किया जा सकता। अगर कोई एडवर्टीजमेंट करता है तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जो आपके बैंक्स हैं और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर भी अब बैन लगा दिया गया है कि वो इस तरीके के किसी गेम्स के लिए फंड्स को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। यानी कि आप जैसे वो यूपीआई की मदद से आप बोलो कि भाई मैं एक फलाना आपका जो ये प्लेटफॉर्म है जिसपे रमी चलती है या स्नूकर चलता है, पोकर चलता है, इसमें मैं यहां से 1000 रुपए यूपीआई से डाल दूं, तो किसी बैंक के थ्रू होकर मुझे करना पड़ेगा। तो बैंक अब ये कर ही नहीं सकते। इस तरीके के जो भी आपके गेम्स खिलवाने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए उनको कोई किसी तरीके का फंड जो है वो ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। कुल मिलाकर यहां से एक बात समझ में आती है कि सरकार ने मूड बना लिया है कि इस तरीके के जो ऑनलाइन आपके ये गेम्स हैं जिससे गैम्बलिंग को बढ़ावा मिलता है, इनकी कमर पूरी तरह से तोड़नी है और इसीलिए पूरी व्यवस्था जो है की गई। अगर आपने एडवर्टीजमेंट किया, अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हुए पकड़े गए तो 2 साल की सजा होगी या फिर 50 लाख का आपके ऊपर फाइन लग जाएगा, या हो सकता है कि दोनों, 2 साल की सजा भी हो जाए और 50 लाख का आपको फाइन भी देना पड़ जाए। और अगर आप कोई ऐसे या बैंक हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जो इस तरीके के फंड ट्रांसफर करने में मदद कर रहे हो ऐसे गेम्स को या ऑनलाइन आपके मनी गेम्स को, तो फिर 3 साल की सजा होगी और 1 करोड़ का आपके ऊपर फाइन लगेगा। यह भी हो सकता है कि 3 साल की सजा भी हो जाए और 1 करोड़ का फाइन भी लग जाए। दोनों चीजें भी जो है एक साथ हो सकती है। तो बड़े स्ट्रिंजेंट और सख्त कानून जो है कानून के रूप में इसको लाया जा रहा है और इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि सरकार किसी मूड में नहीं है इस चीज को एंटरटेन करने के। इसमें अब समाज में बटी हुई राय है, क्योंकि इंडस्ट्री अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, कई हजार करोड़ की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बन गई है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है और सारी चीजें हैं। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि एक तरीके से आप हमसे हमारा रोजगार करने का हक छीन रहे हो। मगर दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इसके चलते जो लोगों को लत लग रही है इसकी, और जो अपने मेहनत की कमाई या आपके बच्चे जो हैं वो घर से जो पैसे छुपा छुपा के इसमें लगा रहे हैं, उस तरीके की चीजें हो रही हैं, उससे समाज के ऊपर एक गलत असर पड़ रहा है। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि इंदौर का कोई बच्चा था, वो और स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था, चाहे उम्र भी ज्यादा नहीं थी, 12-13 साल के आसपास का था। तो उसने अपने माता पिता से छुप के इस तरीके की किसी कोई गेम या किसी चीज में वो कुछ ऑनलाइन पैसे हार गया। अब उसको इतनी ग्लानी हुई, इतना डर हुआ कि मम्मी को पता चलेगा या पापा को पता चलेगा तो डांटेंगे, उसने जो है आत्महत्या कर ली। इस तरीके की जो घटनाएं जो हो रही हैं, इस तरीके के जो इश्यूज बन रहे हैं, इसके चलते भी जो है सरकार चेत गई है और उन्होंने अल्टीमेटली कमर कस ली है, मूड बना लिया है कि इस तरीके के गेम्स नहीं एंटरटेन किए जाएंगे। जिस तरीके से जब आपका जमीन पर जुआ चलता था या कसिनोस चलते थे और उसके चलते परिवार के परिवार तबाह होते थे, बर्बाद होते थे, वही असर जो है अभी ऑनलाइन जो मनी गेमिंग है उसके चलते समाज पे दिख रहा है। तो उसको रोकना है और उसके लिए सरकार ने एकदम अपना मूड बना लिया है। ये बात अपने को यहाँ से क्लियर कट समझ में आती है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। इससे ज्यादा यहाँ से अपने काम का फिलहाल और कुछ नहीं है, मगर 2-3 बातें जो अपने को ध्यान रखनी है कि इसने सरकार ने बेसिकली बिल लाकर क्या किया है, ऑनलाइन गेमिंग को बैन नहीं किया है, ये याद रखिएगा। ऑनलाइन गेम खेले जा सकते हैं, ऑनलाइन मनी गेम्स को बंद करवा दिया, ऑनलाइन मनी गेम्स बैन हो जाएंगे। वही गेम जो अभी तक ये लोग पैसे देके खिलवा रहे हैं, पैसा हटवा के खिलवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर आपने पैसा शामिल किया तब फिर आप जो है इसको शामिल, तब आप उसको नहीं चला सकते। गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस का जो ये पूरा ड्रामा कर रहे थे, इसको भी उन्होंने हटा दिया। उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग होगी ही नहीं, बात खत्म हो गई। और अगर करते हो तो भैया खतरनाक सजाएं हैं, भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ना सिर्फ उसको जो ये करवा रहा है, उसको जो इसका एडवर्टीजमेंट कर रहा है और उसको जो इसके लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह को फैसिलिटेट कर रहा है, तो सबको जो है सचेत कर दिया है। और इससे अब एक बात तय है कि ऑनलाइन जो मनी गेमिंग है उसकी कमर टूटना भारत में तय है, वो उसके बाद में सर्वाइव नहीं कर सकेगा। चले आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। चलिए नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। इस समाचार में हमको बात करनी है सिलिकॉन वैली ऑफ सोलर के बारे में। ये न्यूज शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट देता हूं, तब आपको बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसमें जो ये शब्द इस्तेमाल हुआ है सिलिकॉन वैली, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करें। अमेरिका में एक जगह पड़ती है सैन फ्रांसिस्को, वहां पर दुनिया भर की जो आईटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री, आप एक तरीके से कह सकते हैं इसकी शुरुआत वहीं पर हुई थी। और ज्यादातर सबसे ज्यादा जो काम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो यहीं पर होता है। तो आईटी इंडस्ट्री का ये बेसिकली हब बना हुआ है। भारत से भी जो ज्यादातर आपकी आईटी इंजीनियर जाते हैं वो यहीं पर काम करते हैं। अब आईटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है, इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो चीज होती है वो कंप्यूटर्स है। कंप्यूटर्स में जो चिप्स लगती हैं, जिन चिप्स का इस्तेमाल होता है उसमें सिलिकॉन का काफी यूज किया जाता है। तो उसके चलते इस जो पूरा का पूरा जो इलाका है सैन फ्रांसिस्को का, इसको बोल देते हैं सिलिकॉन वैली। ये एक बेसिकली अलंकार के तौर पर या एक रूपक के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो कि आईटी इंडस्ट्री का हब है, और क्योंकि उसके केंद्र में कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है चिप बनाने के लिए, तो आपने इसको सिलिकॉन वैली बोल दिया। आज की तारीख में अब ये जो शब्द है सिलिकॉन वैली, ये किसी भी दुनिया में अगर कहीं पर भी कोई भी जगह अगर किसी चीज के हब के तौर पर निकल कर आती है, तो फिर उसके लिए हम लोग इस रूपक का या फिर इस अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें इंडिया में अगर हम लोग बेंगलोर की बात करें या बेंगलुरु की बात करें, तो भारत में आईटी इंडस्ट्री का जितना ज्यादातर काम है वो यहीं पर होता है। तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि बेंगलोर जो है वो इंडिया की सिलिकॉन वैली है। इसी तरह अगर लेट से अगर हम सूरत की बात कर लें, सूरत में डायमंड का सारा काम होता है। डायमंड की जो कटिंग होती है या डायमंड की जो पॉलिशिंग होती है और बाकी सारी चीजें तो सूरत में होती हैं। तो दुनिया का ज्यादातर जो डायमंड का काम है या इंडिया का जो ज्यादातर डायमंड का काम है वो सूरत में होता है। तो हम लोग डायमंड के सेक्टर की सिलिकॉन वैली बोल सकते हैं सर।
बोला नहीं जाता मगर बोलने को बोल सकते हैं। इसी तरह कोई और सेक्टर हो और उस सेक्टर का जो काम होता है या ज्यादातर जो काम होता है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे फोकस हो जाए और वो जगह उस काम का हब बन जाए, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हम उस जगह को उसकी सिलिकॉन वैली बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई जगह किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक अग्रणी क्षेत्र के तौर पर निकल कर आता है, एक मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पर निकल कर आता है, तो उसको हम लोग सिलिकॉन वैली का अलंकार दे सकते हैं। अब यहां पर सिलिकॉन वैली ऑफ सोलर जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उसमें सिलिकॉन वैली का मैंने आपको सेंस बता दिया क्या है। अब न्यूज आपको ज्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगी। देखते हैं, न्यूज है, बाय द एंड ऑफ 2025 इंटरनेशनल सोलर अलायंस विल सेट अप 17 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस in many countries and will establish a global capacity center in India akin to Silicon Valley of Solar। तो एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में थोड़ा भी देर में बात करेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ऑब्जेक्टिव यह है कि जो ट्रॉपिकल क्षेत्र है, ये अगर हमारा ग्लोब है तो ये बीच में से ग्लोब को काटते हुए इक्वेटर जा रहा है, इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये नीचे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इनके बीच का जो ये क्षेत्र है ये ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। यहाँ पे फिर आपके आर्कटिक और अंटार्कटिक लाइंस आ जाती हैं, इसके ऊपर पोलर रीजन है या फ्रिजिड जोन है, यहाँ पे जो है आपका टेम्परेट रीजन कहलाता है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको नाम दे देते हैं, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके बीच का जो ये पूरा क्षेत्र है जिसको मैं ऐसे रंग रहा हूं इस कलर से, ये ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। सूरज की जितनी भी रोशनी भारत ये दुनिया में पड़ती है उसका जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो इसी क्षेत्र में गिरता है। ये ट्रॉपिकल जोन में सूरज की सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो गिरती है, सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं पर पहुंचती है। तो क्योंकि इस क्षेत्र में सूरज की सबसे ज्यादा एनर्जी पहुंच रही है, सोलर एनर्जी का मैक्सिमम जो शेयर है वो इस क्षेत्र में गिरता है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये चाहता है कि सोलर एनर्जी की हार्नेसिंग जो है उसको किया जाए, मैक्सिमम जो है सोलर एनर्जी को हार्नेस किया जाए और उसका इस्तेमाल फिर आपके जो भी प्रोडक्टिव काम है उसमें किया जा सकता है। अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है काम कर रहा है। अब समाचार यह है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2025 खत्म होते होते अलग अलग देशों में 17 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाएगा। और ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इसका काम सोलर एनर्जी को हार्नेस करने का है, तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होंगे वो सोलर एनर्जी को हार्नेस करने की दिशा में ही या उसी फील्ड में कुछ ना कुछ काम करेंगे। और साथ ही साथ ये इंडिया में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर का निर्माण करेगा। और ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर एक तरीके से सोलर एनर्जी की सिलिकॉन वैली के तौर पर आप इसको मान सकते हो। सोलर एनर्जी की जो हार्नेसिंग आप कर रहे हो, सोलर एनर्जी का जितना मैक्स टू मैक्स इस्तेमाल आप कर सकते हो अलग अलग आपके कामों में, उसके लिए ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनाया जा रहा है। दुनिया में इस तरीके का दूसरा कोई ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर नहीं है और जब ये बन जाएगा तो ये एक हब के तौर पर काम करेगा और बाकी सबको भी साथ में लेकर चलेगा। इसलिए इसको सिलिकॉन वैली ऑफ सोलर के तौर पर जो है डब किया जा रहा है, सिलिकॉन वैली ऑफ सोलर के नाम से इसको जाना जा रहा है। अब ये जो ट्रेनिंग सेंटर जो अलग अलग देशों में बनाए जाएंगे, इन ट्रेनिंग सेंटर्स में आपकी टेस्टिंग होगी, जो भी अलग अलग डिवाइसेस का आपने इस्तेमाल करना है उन देशों में सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए। लैब ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को ताकि वो इन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकें और इनका इस्तेमाल कर अपने देश की जो सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। साथ ही साथ इन देशों में सोलर एनर्जी की फील्ड में स्टार्टअप जो है उनको भी प्रमोट किया जाएगा कि अलग अलग स्टार्टअप बनाए जाएं युवाओं के द्वारा और वो भी जो है कॉन्ट्रीब्यूट करें। तो ये स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए पूरा का पूरा एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने का भी जो है प्लान किया जा रहा है। अब ये सारा का सारा काम जो है अलग अलग देशों में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, इनकी मदद से किया जाएगा। अब ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी आप प्लान ये किया गया है कि अलग अलग देशों के जो आपके अग्रणी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे भारत में आईआईटी जो है वो या आपके अग्रणी इंस्टीट्यूशन है, सबसे टॉप के आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं। इसी तरीके के अलग अलग देशों में जो टॉप के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर इन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को बनाया जाएगा और वहां पे सारा का सारा काम वो अपने अपने देशों में करवाएंगे। अब वो ये सारा काम जब करवा रहे होंगे और तभी आपका जो भारत में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनाया जा रहा है जो बेसिकली सोलर एनर्जी की सिलिकॉन वैली के तौर पर काम करेगा, ये एक हब बन जाएगा और ये इन अलग अलग सेंटर्स को आपस में कनेक्ट करेगा, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाएगा। अगर कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम ये लोग फेस करते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को भी डील करवाएगा। और किसी एक पर्टिकुलर देश में अगर एक सर्टेन तरीके का एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है, कोई नई टेक्नोलॉजी अगर वो लोग बना लेते हैं, कुछ नया इनोवेशन आता है, तो दूसरों के साथ में उन एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया जाएगा। ये सारा काम करने के लिए ये जो आपका ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है जो एक हब के तौर पर काम कर रहा है, वो इन सारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को आपस में इंटरकनेक्ट करेगा, आपस में इनके बीच में संवाद बनाएगा। और फर्दर जो आपकी इस तरीके के सेंटर्स और दूसरे देशों में खोले जाएंगे वहां पर भी जो है इस तरीके की मदद करने में हेल्प करेगा। और इन सारी चीजों में भारत जो है जहां पर, और भारत का भी वो क्षेत्र जहां पर ये या वो शहर जहां पर ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोला जाएगा, ये जैसे सैन फ्रांसिस्को आईटी का हब बन गया है और उसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है, इसी तरह सोलर एनर्जी की हार्नेसिंग की फील्ड में वो शहर अग्रणी तौर पे निकल कर आएगा इस ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के तौर पर। और उसको जो है आप आज की तारीख से कह सकते हैं कि वो आने वाले वक्त में सोलर एनर्जी का सिलिकॉन वैली होने वाला, इसलिए यहां पर सिलिकॉन वैली ऑफ सोलर शब्द का इस्तेमाल जो है किया गया। तो ये समाचार हो गया। अब यहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जिक्र आया है, यूपीएससी इसके ऊपर सवाल भी पूछ चुका है, तो दो लाइनें इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होता है।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अ कोलैबोरेटिव बॉडी सेट अप बाय इंडिया एंड फ्रांस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बिटवीन द टू कंट्रीज ड्यूरिंग 2015 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन पेरिस। 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीओपी बोलते हैं, उसकी एक मीटिंग बुलाई गई थी। दुनिया के लगभग सारे देशों ने उसको अटेंड किया था। वहां पर भारत और फ्रांस ने अलग से अपनी मीटिंग करी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग इस तरीके का एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से जो है अपना एक अलग ग्रुप बनाएंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बुलाई गई थी, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि दुनिया भर में जो आपका ग्रीन हाउस का एमिशन हो रहा है इसको कम कैसे किया जाए, और आने वाले 2100 तक, 2100 या फिर 2100 जो 2100 तक आने वाले जो 100 आपके साल हैं, इसमें किसी तरीके से ये जो दुनिया भर का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको 2.5 डिग्री से ज्यादा जो है ना बढ़ने दिया जाए, उससे कम में इसको रोका जाए। इसके लिए पूरी मीटिंग बुलाई गई थी। अब वहां पे इंडिया और फ्रांस ने अपनी अलग से मीटिंग करी और ये डिसाइड किया कि हम ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से एक संस्था बनाते हैं। ग्लोबल लेवल पर जो ट्रॉपिकल जोन में आने वाले देश हैं, जिनमें सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा जो है, जो बाय डिफॉल्ट नेचुरली इनको मिलती है, इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा सके, ताकि फॉसिल फ्यूल पे उनकी निर्भरता कम हो। और वो देश जहां पर इसकी जरूरत है वहां तक इस सोलर एनर्जी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी या बाकी जो एनर्जी है उसको पहुंचाया जा सके, ताकि ये लोग इकोनॉमिकली भी इससे खा कमा सके। इसका पूरा का पूरा जो कंसेप्ट बनाया गया था, इसके बेसिस पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और आज की तारीख में 100 से ज्यादा देश जो है इसके मेंबर्स हैं। ये कुछ बातें हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जो अपने को याद रखनी है। यूपीएससी 2017-18 में उसके ऊपर सवाल पूछ चुकी है, तो अभी तो चांसेस कम है कि कुछ आए, मगर अगर किसी वजह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस फिर न्यूज में आ गया, अब जैसे ये ग्लोबल हब वाली न्यूज है, अब जब ये बनकर तैयार होगा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, तो ये फिर न्यूज में आएगा, तब यूपीएससी फिर सवाल पूछ सकती है। तो याद रखना है, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की साइडलाइंस पे इंडिया और फ्रांस ने इसको कंसेप्चुलाइज किया था और 100 से ज्यादा कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स हैं और इंडिया इसमें एक लीडिंग रोल जो है निभा रहा है। इतने कुछ बातें हैं जो इस पर्टिकुलर न्यूज से अपने को याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज बेसिकली एक फैक्चुअल न्यूज है। बस एक फैक्ट के तौर पर आपको इसको याद रखना है। जितने भी आपके डे 1 के एग्जामिनेशन होते हैं, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम्स हो गए, बैंक के आपके पेपर हो गए, यहाँ पर ये एक फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। आने को ना भी आए, मगर आ गया तो एक सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा। तो न्यूज़ यह है कि अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी है जिसका नाम है ईबे। जिस तरह से अमेजॉन है उसी तरह से ये भी ई कॉमर्स में लगी हुई कंपनी है। ये इंडिया के बेंगलुरु में अपना ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो है उसकी स्थापना करने वाली है। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर का मतलब क्या, कि जितने भी आपके ऑपरेशन दुनिया भर में होते हैं उन सारे ऑपरेशन में ये सेंटर एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। एक तो ये होता है कि किसी देश में आपने अपना ऑफिस खोला है, हेडक्वार्टर है, वहां से उस देश में आपके ऑपरेशन कैसे चल रहे हैं आप उस पर नजर रखोगे। दूसरा ये होता है कि उस देश के अलावा उस पूरे क्षेत्र में जितने देश आते हैं या फिर ग्लोबली आपका जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसके एक हिस्से को आप जो है वहां से कंट्रोल करते हो या फिर ऑपरेट करते हो, तो उसके लिए इस तरीके के ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं। तो अमेरिका में ये जो ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी है ईबे, ये बेंगलुरु में अपना इस तरीके का एक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोलने जा रही है। अब इसका खुलना एक बात बताता है कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर एक ग्लोबल इकोनॉमी में निकल कर आ रहा है और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सब जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सब भारत में अपने ऑफिस खोल रही हैं एंड इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। एंड देन इट गोज विदाउट सेइंग कि इससे हमारा ये जो बढ़ता हुआ इकोनॉमिक क्लाउड है और दुनिया भर में जो हमारा प्रभाव बढ़ रहा है उसका भी हमें एक इंडिकेशन यहाँ से मिलता है, अगर इतना बड़ा एक ग्लोबल कंपनी अपना ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर भारत में खोलता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस इतना याद रखना है कि कौन सी कंपनी है और कहाँ पे खोल रही है। तो बस ईबे नाम है, ई कॉमर्स कंपनी है और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर भारत के बेंगलुरु में ओपन कर रही है। चलें दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। 18th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स को लेकर एक इंटरनेशनल ओलंपियाड होता है, उसका 18वां एडिशन यानी कि उसको 18th टाइम ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। अब ये न्यूज़ हमारे लिए इसलिए काम की है क्योंकि ये भारत में ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसकी शुरुआत मुंबई में हुई है। मुंबई में जो है ये इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया। कौन सा एडिशन है इसका? 18th एडिशन है, ध्यान रखना है अपने को। हाई स्कूल साइंस स्टूडेंट्स फ्रॉम 64 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन इट। तो क्यों खास हो जाता है ये आपका साइंस ओलंपियाड या एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का ओलंपियाड? क्योंकि दुनिया भर के जो 64 कंट्रीज हैं उनके हाई स्कूल्स के जो स्टूडेंट हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसका जो इनॉग्रेशन है वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया, मतलब वो वहां पे फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं थे बट जहां पर भी थे वहां से उन्होंने ऑनलाइन जुड़कर जो है इसका शुरुआत करी है। अपनी जो भी स्पीच दी जाती है इनॉग्रेशन में वो सारी चीजें में करी है। अब इस तरीके के जो ओलंपियाड्स हैं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स पर हो रहा है, फिजिक्स का ओलंपियाड होता है, केमिस्ट्री का होता है, मैथ्स का होता है, इस तरीके के ओलंपियाड्स ऑर्गेनाइज क्यों किए जाते हैं? तो उसकी वजह है साइंस ओलंपियाड्स आर मेंट टू आइडेंटिफाई एंड एनकरेज टैलेंटेड सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच कंट्री एंड प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन टीचिंग एंड प्रमोटिंग साइंस। तो एक तो यह है कि आप जो आपके सेकेंडरी स्कूल्स हैं 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, यहाँ इनमें जो आपके टैलेंटेड बच्चे हैं जिनमें एक आपको दिख रहा है कि क्षमता है, प्रतिभा है, तो उनको जो है आइडेंटिफाई किया जा सके और फिर उनको और ज्यादा इंकरेज किया जा सके इस पर्टिकुलर फील्ड्स में जिसमें उनकी प्रतिभा अच्छी है। आपको ये आदमी अगर मैथ्स में आपको दिख रहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें एक एक्सेप्शनली आपको अच्छी प्रतिभा दिख रही है, तो फिर उसको मोटिवेट किया जा सके कि वो फिर मैथ्स की फील्ड में जो है आगे और काम करे। क्या पता कल को जाके हमें एक अलग अगला रामानुजम जो है वो मिल जाए, रामानुजम मिल जाए।
इसी तरीके से अगर कोई आपका व्यक्ति फिजिक्स में बहुत अच्छा है और आपको दिख रहा है इन ओलंपियाड्स में वो जबरदस्त अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको अगली स्टेज में आइडेंटिफाई करके इंकरेज किया जा सके कि फिर फिजिक्स की फील्ड में आगे काम करे। एक तो ये, और हर अपने देशों के लिए अच्छा भला करे, मानवता के लिए भला करे। दूसरा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है टीचिंग और की फील्ड में बढ़ाया जा सके और साइंस को प्रमोट किया जा सके। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि साइंस क्योंकि जितना ज्यादा बढ़ेगा, साइंस की टीचिंग जितनी ज्यादा बढ़ेगी, सोसाइटी उतनी ज्यादा रैशनल होती है, उतना ज्यादा लॉजिकल सोचती है। रिलीजन का जो डॉगमाज होते हैं उससे जो है आपको आजादी मिलती है, कट्टरता खत्म होती है, रूढ़िवादी सोच जाती है और मॉडर्नाइज होने में आपको मदद मिलती है। तो ये भी एक वजह है जिसके चलते साइंस के प्रमोशन को जो है बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के ओलंपियाड्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ध्यान रखना है कि 18वां जो ओलंपियाड था या 18वां एडिशन था इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये कहां पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। कितने देशों के ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? 64 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओलंपियाड क्यों कराए जाते हैं ये कोई जनरली पूछेगा नहीं, मगर याद रखना है कि यंग टैलेंट को आइडेंटिफाई करके प्रमोट करने एंड देशों के बीच में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस बढ़ाने, साइंस की टीचिंग को पॉपुलराइज करने और लोगों में साइंस के प्रति और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरीके के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। अच्छा, एक वजह और थी जिसके चलते न्यूज में आ गया था कि इसके जो प्रमोटर्स थे इन्होंने इजराइल को जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, तो इसके चलते थोड़ा पॉलिटिकली भी कुछ इश्यूज बन गए थे। इजराइल के जो आपके एम्बेसडर थे उन्होंने भी इस पर कमेंट किया था, तो ये भी एक एस्पेक्ट था जिसके चलते नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही सही मगर ये ओलंपियाड न्यूज में था। हालांकि इस पर भी कोई नहीं पूछने वाला कि किसको पार्टिसिपेट करने दिया गया नहीं करने दिया गया, बट क्योंकि ये न्यूज में था, इन्होंने कमेंट किया था, तो मैंने आपके साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी इसके ऊपर शेयर कर ली। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 22 अगस्त 2025 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।